फेस वॉश भी है, टोनर भी है, सीरम भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, सनस्क्रीन भी है। स्किन केयर रूटीन अगर सबसे सिंपल रखना है, क्लेंजर, गुड मॉइस्चराइजर। द मॉइस्चराइजर कैन वेरी। अगर बहुत ऑयली स्किन है तो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे। अगर बहुत ड्राई स्किन है, वी कैन टेक अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर विच इज अ लिटिल मोर थिक, क्रीमी। एंड फाइनली अ सनस्क्रीन। आपने एक ब्राउन स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर कर दिया हो या ब्राइट कर दिया हो। What about ice cubes? Do they really work? Because celebrities are just dunking their face in the ice water. So does it really work? Slightly constricts your vessel, so the early morning bloating or puffiness it will help with. उसको थोड़ा कम कर देगा and open pores को थोड़ा सा constrict कर देगा शायद। One of the biggest myth जो आपने experience किया हो through your patients. लेजर कैंसर करता है, सनस्क्रीन से कैंसर हो जाएगा, पानी से बाल थिन हो जाते हैं, हेलमेट पहनने से बाल गिर रहे हैं मेरे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तेल लगाते रहोगे तो बाल बहुत अच्छे उग जाएंगे। ये सब बहुत कॉमन मिथ्स हैं आई थिंक। बोटॉक्स या फिलर, किसका ट्रेंड सबसे ज़्यादा है? बोटॉक्स हम मूविंग लाइंस के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि ये जी राइट एंड जैसे कि ये इन लाइंस के लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं। फिलर स्लिम करने के लिए भी देते हैं। फिलर हम एनहांसमेंट। फेस रोलर्स या फिंगर्स? Whether you use fingers or the rollers, they will enhance the circulation. So they will make your skin look a little more refreshed maybe. But yes, अब कई जगह देखेंगे कि ये गुआशा एंड जेड रोलर्स से जॉ लाइन बेटर हो जाती है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। DIY स्किन केयर रूटीन या क्लिनिकल प्रोसीजर्स? DIY में थोड़ा सा अपने स्किन को देख लो बिफोर। अब बिल्कुल ही ड्राई सेंसिटिव स्किन पे अगर नींबू लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी जी। फिर आ जाना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आज बियॉन्ड द स्क्रीन में हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो सिर्फ स्किन प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करते, कॉन्फिडेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो हैं इंडिया के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक, जिनके क्लिनिक में सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और कॉमन लोग सब एक ही वजह से जाते हैं, हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए। चाहे बात हो एक्ने की, पिगमेंटेशन या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की, डॉक्टर रजत खंडारी का नाम ही काफ़ी है। इनका अप्रोच सिर्फ मेडिकल नहीं, एक आर्टिस्ट की तरह होता है। हर स्किन को अलग नज़र से देखना और उसे एक परफेक्ट सोल्यूशन देना। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिनके हाथों ने हजारों चेहरों को नई रोशनी दी है। प्लीज़ वेलकम द एवर ब्रिलियंट, सुपर नॉलेजेबल और हमारे आज के स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर रजत खंडारी। वेलकम टू द शो डॉक्टर रजत। हाय। हाय। सो डॉक्टर रजत, आप बता सकते हैं कि आज के टाइम पे सब कंफ्यूज्ड हैं। पहली बात तो ये कि स्किन टाइप कौन सी है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है। जिनको नहीं पता वो, आप कैसे उनको बताते हैं कि दिस इज़, कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस इज़ द स्किन टाइप? सो एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम टिश्यू पेपर टेस्ट कहते हैं। ओके। आप रात को अपना फेस धो सकते हो विद अ जेंटल क्लेंजर। आफ्टर दैट इन द मॉर्निंग वेक अप और एक टिश्यू लेके पैट ड्राई योर नोज एंड द सराउंडिंग एरिया। और अगर टिश्यू पे थोड़ा सा सोकेज दिख रहा है तो पॉसिबल है कि आपको थोड़ी ऑयली स्किन है। अगर स्किन बिल्कुल सोक, अगर टिश्यू पेपर बिल्कुल सोक नहीं कर रहा, स्किन ड्राई है, पाच्ड है, तो क्लियरली ड्राई स्किन है। अगर साथ में थोड़ी थोड़ी रेडनेस है वगैरह तो यू प्रोबेबली हैव सेंसिटिव स्किन। और अगर नॉर्मल है, बहुत मिनिमल सोकेज है, इट्स पॉसिबल दैट यू हैव अ कॉम्बिनेशन और अ नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। सो दिस इज अ सिंपल टेस्ट यू कैन डू। बट जेंटल क्लेंजर के साथ रात को अगर एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर लगाएंगे तो वो एनीवेज ऑयल को थोड़ा सोक कर देगा और ड्राई आउट कर देगा। जी। एंड ऑन अ स्लाइटली लाइटर नोट, जिस लड़की से भी मिलता हूँ सबको एक ही चीज़ लगती है कि सबकी सेंसिटिव स्किन है। ओके। हाँ। तो मुझे भी वैसा लगता है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। आज के टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी डेटा है वहाँ पे स्किन केयर के रूटीन से रिलेटेड।
एंड हम जितना घुसते जाते हैं उतना हमें पता चलता है कि फेस वॉश भी है, टोनर भी है, सिरम भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, सनस्क्रीन भी है। आपके हिसाब से क्या है स्किन केयर रूटीन? एक स्किन केयर रूटीन सबके लिए नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स, सो इट वेरीज। अब जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द स्किन टाइप। जी। सो टिपिकली एक टेलर्ड प्लान बनता है फॉर अ पेशेंट और फॉर एनी वन। सो योर स्किन केयर रूटीन में बी डिफरेंट, मेरा शायद डिफरेंट हो, जी। बट यस, ब्रॉडली एक क्लेंजर, अगर सबसे सिंपल रखना है, क्लेंजर, गुड मॉइस्चराइजर। द मॉइस्चराइजर कैन वेरी, अगर बहुत ऑयली स्किन है तो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे, अगर बहुत ड्राई स्किन है वी कैन टेक अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर विच इज अ लिटिल मोर थिक क्रीमी। एंड फाइनली अ सनस्क्रीन। एज वी एज, अगर आपकी मे बी 40 ईयर्स के आसपास, 35 to 40, कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टार्ट विद अ विटामिन सी। जी। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अगर पिगमेंट्री फैक्टर्स हैं, एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं, तो हम एक एक करके कुछ एक्टिव्स ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किन। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वन विल बी अ लिटिल कॉशियस, अगर बहुत ईजिली टॉलरेबल स्किन है तो वन कैन गो अ लिटिल मोर अग्रेसिव। But जी। yes, sunscreen, moisturizer and cleanser, basic things which one should use. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप अपने दांतों को हर रोज ब्रश करते हो ना, जी। तो उसी तरह अपने स्किन के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो इट गोज अ लॉन्ग वे। स्किन ख्याल रखने की बात कही आपने, तो क्या लगता है आपको, आर मेन इंटरेस्टेड विथ स्किन केयर दीज डेज? क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, उनका एक ही प्रोडक्ट होता है, वो उनका फेस वॉश भी है, वो उनका बॉडी वॉश भी है, और वो उनका हेयर वॉश भी है। हम्म। सो एंड येट समहाउ वो विमेन जितना अपना स्किन केयर रूटीन करती है उनसे वो इक्वल लेवल पे ही होते हैं। सो आपका क्या कहना है इस पे? So that gives us an idea that maybe one should keep it simple. Number जी। one, overuse of actives is never a good idea. नंबर टू, नहीं, मैन अब बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, एंड एज स्पेशली यंगर जनरेशन तो बहुत ही ज़्यादा। बट यस, उनको पसंद है मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जिसमें सनस्क्रीन भी हो, मॉइस्चराइजर भी हो, कुछ पिगमेंटेशन के लिए भी हो, एक ही क्रीम लगाने को दे दो जिससे जी। सब काम हो जाए। जी। और ऐसी क्रीम्स हैं अब अवेलेबल कुछ कुछ। सो या, दे लाइक अ सिंपलर रूटीन, दे एडहर टू अ सिंपलर रूटीन, और उनको ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है जी। ज़्यादातर। जी। बट यस, कई तो अपने आप आते हैं, कई अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड की वजह से आ जाते हैं। जी। सो आइदर वे, बट दे आर कमिंग इन एंड दे वांट टू आल्सो मेक देयर स्किन लुक बेटर। नाइस। टॉकिंग अबाउट एक्ने, जो बहुत ही कॉमन है, पर्सनली मैंने भी फेस किया है। एंड क्या डिफरेंस है एडल्ट एक्ने में? इज़ इट रिलेटेड टू गट या हार्मोनल होता है? कैसे डील करते हैं इससे हम? अडल्ट एक्ने फॉर द व्यूअर्स इज एनीथिंग जो 25 ईयर्स के बाद आए, उसको एक टाइप ऑफ अडल्ट एक्ने कहते हैं। और दूसरी जो पहले से चल रही है बट 25 के बाद फिर से रिलैप्स हो रही है या चलते जा रही है, जी। then you fall into a bracket or something called adult acne. Adult acne, as per studies, is known to be more stubborn to treatment. Treatment को responsiveness कम देगी. जी। Yes, it is very commonly associated with hormonal issues, whether it's PCOD, whether it's thyroid, और यस, द गट माइक्रोबायोम अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीज़ों में रोल प्ले करता है। सो आई थिंक गट लीड्स टू इंसुलिन इंक्रीज विच इन टर्न लीड्स टू PCOS. सो गट फॉर्म्स अ सेंट्रल पार्ट ऑन मैनी डिजीजेज, एंड आई थिंक जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वी आर गेटिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस। बट यस, अगर किसी को भी है अडल्ट एक्ने और अंडरलाइंग PCOS, तो गोज विदाउट सेइंग कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, उससे आधी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं। अडल्ट एक्नी कई बार स्मोकर्स में भी ज़्यादा पाई जाती है, तो वो थोड़ा सा एक और चीज़ है विच कैन एग्रोवेट इट। एंड इसके लिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज ऑफ कोर्स अदर्स, बट typically if you do the right medical treatment things settle down.
देयर आर पीपल जो 35 एंड अबव हैं, आई हैव बीन स्पीकिंग विद देम एंड उनका ये कहना है कि हमारा आज तक कभी एक्ने इश्यूज था ही नहीं, आफ्टर 35 इज व्हेन वो देख रहे हैं फ्लेयर अप. So that's a classical case of possible adult acne. ओके. तो उनको उसको ट्रीट करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वो जॉ लाइन के आसपास होता है. अगर जॉ लाइन के आसपास है तो इट इज़ मोर सजेस्टिव ऑफ अ हार्मोनल अंडरकरंट. हो सकता है आपको हार्मोनल इशू हो. कई बार ये होता है कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा हार्मोन्स के टेस्ट कराओ और सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं. जी. दैट डज नॉट मीन कि कोई हार्मोनल इशू नहीं है. टेस्ट से हर टाइम इशू नहीं डिटेक्ट होगा. देयर कैन बी एन एनहांस रिसेप्टर सेंसिटिविटी, मतलब आपके ब्लड में हार्मोन है, नॉर्मल लेवल है, बट रिसेप्टर पे ज़्यादा जा रहा है, जी. तो वो ट्रिगर करेगा एक्ने को. और कई चीज़ें, हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं और वो एक पल्सेटाइल मैनर, बाय पल्सेटाइल वी मीन ऐसे, स्टॉप, फिर रिलीज, फिर स्टॉप. ओके. तो मैं सुबह टेस्ट करूंगा या शाम को टेस्ट करूंगा, मेरी रिपोर्ट शायद डिफरेंट आएगी. सो वन हैज़ टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो क्लिनिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे यहाँ एक्ने है, अगर मेरे को हेयर आ रहे हैं थोड़े थोड़े चिन पे, चेस्ट पे, बेली बटन पे, या फिर अगर मेरे को वेट लॉस करने में दिक्कत आ रही है, दीज आर ऑल साइंस ऑफ अडल्ट एक्ने and an underlying hormonal issue. So one should address this, get your lifestyle in order, meet a doctor, meet a nutritionist, and of course things can improve. कई बार हो सकता है आप ये पेशेंट्स मल्टीपल एंटीबायोटिक कोर्सेज भी करते हैं और फिर एक्ने आता जाता है, तो दे फेल एंटीबायोटिक कोर्सेज, विच इज कॉमन विद अडल्ट एक्ने, विच इज वाई देर आर अदर ड्रग्स जो हम दे सकते हैं जिससे जी. ये एड्रेस हो सकता है. सनस्क्रीन, लाइक यू सेड, कि आपने 3 सिंपल स्टेप कहा कि क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट. यू आर समबडी, आप थर्ड जनरेशन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड आपको क्या डिफरेंस दिखता है, यू नो, in terms of how people are curious about स्किन केयर, या उनको नॉलेज है अब ज़्यादा, पहले क्या इश्यूज होते थे और अब क्या इशू हो रही है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ओके. बहुत ज़्यादा. मे बी जिस टाइम से मैंने डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस शुरू की थी 14 ईयर्स बैक, और आज में भी बहुत डिफरेंस है. सो लीव अलोन जो पहले था, आज अगर आप मेरे क्लिनिक आए और आप मेरे से पहले पूछोगे कौन सा फेस वॉश लगाना है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है, जी. ये तो पूछोगे ही पूछोगे. जी. दिस गोज विदाउट सेइंग. देन कम्स द प्रिस्क्रिप्शन, राइट? जी. So earlier, no one used to ask this. How many of us did you ever apply sunscreen maybe 15 years back? None of our नहीं. parents told us to, right? But now everyone does. And इसके साथ थोड़ी क्रिटिसिज्म भी आई है. कई लोग मानते हैं कि सनस्क्रीन के साथ बहुत कंट्रोवर्सीज हैं जो इंटायरली ट्रू नहीं है. बट यस, बहुत कुछ चेंज हो गया है. सनस्क्रीन, क्लेंजर, दीज हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट. और अगर मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन उस टाइम की और आज की देखूंगा, शायद बहुत डिफरेंस होगी. टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी, वन थिंग जो कम्स टू माई माइंड इज़ कि कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें आई थिंक सनस्क्रीन से रिलेटेड होता ही नहीं है. आई थिंक SPF इज़ व्हाट यू कॉल इट, एंड देन सम सनस्क्रीन्स आर ग्रीजी जो ब्रेकआउट कर देते हैं सनस्क्रीन लगाते ही. सो आर दी सम ऑफ द कंट्रोवर्सीज? I think the biggest controversy with sunscreen has been that some sunscreens are carcinogenic. मतलब वो कैंसर कर सकती हैं, जो ट्रू नहीं है. ये एक दो सनस्क्रीन फिल्टर्स का मतलब जो सनस्क्रीन में डालते हैं, उनके साथ रैट्स में देखा गया था एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस. तो उसकी वजह से ये बात उछली थी. जी. बट ये ट्रू नहीं है. और एनीवेज वो वाले फिल्टर्स अब सनस्क्रीन्स में बेयरली पाए जाते हैं. और अगर टिपिकली सारी न्यू एज सनस्क्रीन वो फिल्टर्स नहीं यूज़ करती. दूसरी कंट्रोवर्सी, विटामिन डी. सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी कम हो जाएगा. विटामिन डी हम सबका वैसे ही कम है. सो इट इज़ नॉट जस्ट द सनस्क्रीन कॉजिंग इट. अगेन, ये एक ज़माने में होता था कि सनस्क्रीन UVB प्रिडोमिनेंट होती थी, मतलब वो सन की एक पार्ट को ब्लॉक करती थी, जी. जो विटामिन डी बनाने में मदद ज़्यादा करता है.
अगेन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स हैं, और अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं, ओबिसिटी, अल्कोहलिज्म, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में रह रहे हैं, या शिमला में रह रहे हैं और सनस्क्रीन हर रोज लगा रहे हैं, तो यस, यू कैन इन एनी केस टेक विटामिन डी, इट हेल्प्स. As for the question you asked about SPF, I'm glad you brought it up. SPF का मतलब क्या है? So SPF stands for Sun Protection Factor. मेरे को कई बार ये क्वेश्चन आता है, मेरी फ्रेंड तो SPF 80 लगा रही है, मेरे को तो आपने सिर्फ SPF 50 दी है, ये क्यों, सही है या नहीं सही है? SPF आप एक मेजरमेंट है आपकी सनस्क्रीन का UVB प्रोटेक्शन का. इन सिंपल टर्म्स आपको सनबर्न होगा या नहीं ये बताता है जी SPF. SPF एक पार्ट है सनस्क्रीन का, और सारे पार्ट्स काफ़ी साल पहले तक हमारे पास थे ही नहीं, मेजर ही नहीं कर पाते थे हम, बट अब हम मेजर कर सकते हैं. तो आपको सनस्क्रीन पे सिर्फ SPF नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी एक UVA फैक्टर या PA++, PA4+, ये देखना ज़रूरी है. दोनों चीज़ें होनी चाहिए फॉर इट टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. तो वो आपको बर्न, पिगमेंटेशन, कैंसर, इन सबसे अच्छी प्रोटेक्शन देगा. जी. सो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमें, नॉट जस्ट दी SPF. एंड एज फॉर द थिंग दैट SPF 80 बेटर है या नहीं, नहीं, SPF 50 अगर तरीके से लगाओ वो काफ़ी है. बाय तरीके से आई मीन एटलीस्ट 2 fingers for the full face and neck, and rest of the body as well if you're out. सो राइट एज क्या है सनस्क्रीन लगाने का? 6 महीने से पहले बच्चों के लिए हम कहते हैं कि सनस्क्रीन आइडियल नहीं है, उनको हम फोटो प्रोटेक्शन देने तो अच्छा है, मतलब make them wear full sleeves, make them wear a cap, and so on and so forth, especially if you're taking them out on a vacation or sitting in a beach area or close to the mountains. But above 6 months, you can give sunscreens till 2 years, but physical sunscreens. Physical sunscreens से मतलब जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड जिसमें होता है. तो ये सनस्क्रीन सेफर होती हैं. सेफर से मेरा मतलब स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेंगी, इनमें कोई केमिकल फिल्टर नहीं है, मिनरल्स हैं ये, तो मिनरल्स सेफ रहती हैं बच्चों के लिए. एंड आफ्टर 2 years you're okay, you can even go to others, but I would say बच्चों के लिए फिजिकल सनस्क्रीन बेटर है. तो फिजिकल एज इन फिजिकल, केमिकल, मिनरल, ये. फिजिकल और मिनरल सेम है. ओके. हाँ, केमिकल अलग ब्रैकेट हो गया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल, केमिकल एंड मिनरल सनस्क्रीन? फिजिकल से सिंपल मतलब आपको याद है जब हम क्रिकेट मैचेस देखते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, वो सारा वाइट दिखते थे, हाँ राइट. वो फिजिकल सनस्क्रीन है. वो क्यों लगाते थे वो लोग? क्योंकि वो सन को रिफ्लेक्ट कर देगी लिटरली. ओके. केमिकल सनस्क्रीन हमको दिखती नहीं है, वो अब्जॉर्ब करके डिग्रेड करती है, तो ये रिफ्लेक्ट ही कर देती है. तो रिफ्लेक्ट करती है तो इसलिए बेटर है मे बी, और सेफ भी है क्योंकि राइट. पेनिट्रेट नहीं करती. ओके. जैसे आप फाउंडेशन लगाते हो, फाउंडेशन इज अ सॉर्ट ऑफ, इट हैज एन SPF ऑल्सो, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिनरल सनस्क्रीन इन अ वे. गॉट. कैसे हम एक्टिव्स को अपने लाइफ में लगा सकते हैं? somebody who doesn't go to a dermat, let's say, but like I said, there is information out there. हमको हमें पता है कि hyaluronic acid के बारे में, we somewhere we have also heard about vitamin C serums. So कैसे लगा सकते हैं हम ये एक्टिव्स? अगर मेरे से सीरियसली पूछोगे ये बात, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना ना लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि दिस अप्लाइंग एक्टिव्स एट होम started during COVID more than anything. And it has led to so much sensitive skin that I get more sensitive skin than ever now in the clinic, because you are applying actives without really knowing which one you should apply. तो बेस्ट तो रहेगा कि एक बार ही जाके मिल लो डॉक्टर से, और अगर उसका टाइम नहीं है, नहीं करना, और कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है जो आपको बड़ा पसंद है जो बता रहा है तो safest ones to start with, I would say something like a niacinamide, जी. maybe a hyaluronic acid. I would place these in safe zone relatively. Vitamin C will come next. It's not completely safe for every skin. अगर किसी को बहुत एक्ने है या सेंसिटिव स्किन है तो मैं विटामिन सी थोड़ा रोक के दूंगा.
एंड और सारे भी थोड़े से टफ हैं, बट यस पेप्टाइड्स एक और चीज़ है जो कंसिडर करी जा सकती हैं, थोड़ी सेफ होती हैं टू अप्लाई, दे आर वेल टॉलरेटेड। बाय सेफ आई मीन टॉलरेट बेटर हो जाती हैं, कोई एक्सफोलिएशन नहीं है, कोई ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, रेडनेस नहीं करती। तो इनमें से एंटी एजिंग वाली कौन सी एक्टिव? पेप्टाइड इज एंटी एजिंग, नियासिनामाइड आपको थोड़ी ब्राइटनिंग और ऑयल डिक्रीज दे देगी, एंड हाइलुरोनिक एसिड आपके लिए मॉइस्चराइजेशन कर। हाइलुरोनिक एसिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इज इट इवन पेनिट्रेटिंग द स्किन, क्या वो आपके स्किन के अंदर जा भी रहा है या नहीं, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड का साइज थोड़ा बड़ा होता है। और ये कोई कंपनी नहीं बताती कि हम लो मॉलिक्यूलर वेट यूज़ कर रहे हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हैं। तो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हो, दो चीज़ें, एक हमको नहीं पता एग्जैक्टली वेदर इट्स गोइंग इन, अगर कंपनी बताती है ग्रेट, एंड दूसरा हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ ह्यूमेक्टेंट, मतलब वो आपकी स्किन से पानी खींचता है और हाइड्रेट करता है। तो अगर हाइलुरोनिक एसिड के साथ कुछ एमोलिएंट, मतलब ऊपर कवरेज देने के लिए कुछ नहीं है, तो कई बार हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स ड्राइनेस भी कर सकते हैं। सो समटाइम्स पीपल विल फील इफ दे यूज वेरी गुड हाइलुरोनिक एसिड कि माई स्किन बिकमिंग ड्राई आफ्टर द हाइलुरोनिक एसिड। सो इन दैट केस उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर लगना चाहिए, खासकर सीरम्स के साथ होता है बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे बहुत सिंपल चीप मॉइस्चराइजर्स में सोडियम हाइलुरोनेट होता है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। सो ये अब बहुत ट्रेंडिंग जोन में है, वो अलग बात है, बट यस हाइलुरोनिक एसिड इज अ सिंपल मॉलिक्यूल ऑनेस्टली। ओके, सो टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि ये विटामिन सी ये सब एक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एज अ सप्लीमेंट भी कंज्यूम करते हैं। हम्म। सो डिफरेंस क्या है इसको कंज्यूम करना और स्किन पे लगाने में? कुछ भी चीज़ जब आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, जी। ऑब्वियसली इट्स बीइंग अब्जॉर्ब्ड वाया योर गट, जी। तो उसकी अब्जॉर्प्शन बेटर है। अब क्या वो एक्चुअली स्किन तक पहुंच रही है, इसमें बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि लेट से आप एक आजकल कोलेजन की बात करते हैं, जी। कोलेजन इज हाईली ट्रेंडिंग, राइट? कोलेजन इज अ ह्यूज लॉन्ग चेन जी। ऑफ अमीनो एसिड्स। जी। अब अगर आप कोलेजन खाओगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होती, इसीलिए हमको हम कहते हैं कि आप मरीन कोलेजन खाओ। मरीन कोलेजन क्यों? क्योंकि मरीन कोलेजन टूटी हुई है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इट्स इजीली अब्जॉर्ब्ड। क्या वो स्किन तक पहुंच रही है? यस, देर आर सम स्टडीज विच से दैट इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन, जी। राइट, एंड मे बी अ ब्राइटनिंग इफेक्ट, सो टू से, बट देर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज विच से कि कुछ नहीं करती। सो आई लीव इट टू यू, बट येस मैनी ऑफ दो स्टडीज जो कहते हैं वो कुछ नहीं करती हैं, वो थोड़े लो डोजेस पे भी हैं कई। जी। सो अगर लेना है तो 5 ग्राम्स लो और मरीन कोलेजन लो। एंड एज फॉर विटामिन सी एट हाई डोजेज, जैसे आपने पूछा, दैट हेल्प्स इन फोटो प्रोटेक्शन, तो हमें एज एन एंटीऑक्सीडेंट और फोटो प्रोटेक्शन का काम करती है। जब हम लगाते हैं तब भी वो एंटीऑक्सीडेंट का काम तो कर ही रही है, तो उसी हिसाब से वो कुछ पिगमेंट को बेटर करेगी, कुछ टेक्सचर और टोन को बेटर करेगी। बट यस लगाने और खाने में फ़र्क तो है, नो डाउट। जी। But does the khana translate into changes in your skin? I think it's a long route from the mouth to the skin. So I cannot say that it causes some magic, but it depends on what you're having and at what dose you're having. जी, आपने ब्राइटनिंग की बात कही, सो हमारे इंडिया में जो ऑब्सेशन है एक ब्राइटनिंग को लेके, क्या आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हैं कि आपने एक ब्राउन स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर कर दिया हो या ब्राइट कर दिया हो? मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है तुम्हें, जी। क्यों क्यों तुम्हें ऐसा करना है? Because I think we are a beautiful race in any case. राइट। And why are we so, why is there this obsession to, go towards a fairer skin? I think we should say, let's try and get Indian skin rather या। than the other way around. But anyhow, जो भगवान का दिया हुआ कलर है उसको बिल्कुल तो चेंज नहीं कर सकते। जी। But yes, थोड़े maybe some change in the shade can be bought, or maybe you can cause a slight lightening or a brightening effect. Not even a lightening. Let me put a brightening effect to the skin.
Right. with procedural intervention and some supplementation. Um, does IV drip help with Yeah, I this know. I brightening? knew this was going there. IV drips, IV ग्लूटाथायोन एक मॉलिक्यूल है, जो ग्लूटाथायोन का काम है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट आल्सो हेल्प्स टू स्विच पिगमेंट. हमारा बॉडी दो पिगमेंट बनाता है, एक ब्राउन टू डार्क ब्राउन और एक थोड़ा लाइटर पिगमेंट. जी। इन इंडियंस फॉर ऑब्वियसली हमारा थोड़ा ब्राउनिश पिगमेंट बनता है. जी। तो ग्लूटाथायोन लेने से ये ब्राउन से वो लाइट पिगमेंट की तरफ स्विच हो जाता है. सो तुम्हारा लाइट पिगमेंट का क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो इसलिए यू appear fairer. But a lot depends on the dose. Now, while the dose should be adequate, but ऐसा नहीं कि आप ले ही जा रहे हैं उसे, इसके रिपरकशंस हो सकते हैं. नंबर वन, ये एक ड्रिप है, जी। तो ये आपको आईवी जाती है. आईवी ड्रिप मींस एक्सट्रीम स्टेरिलिटी होनी चाहिए क्लिनिक में. जी। ये आपके हार्ट में जा रहा है, मतलब द होल सर्कुलेशन, राइट? इट्स गोइंग इनटू योर सर्कुलेशन. राइट। So we are in early stages, we don't know what will happen maybe 5 years down the line. So राइट। please be cautious when you're taking these IV drips. There are places now offering these drips at home. जी। I think that's really not called for. You should do it in a sterile, good environment, and a little bit of monitoring is required. And overdo करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You do it at an मे बी इनिशियल लोडिंग डोज थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है 2 वीक्स पे. उसके बाद आप उसको थोड़ा सा वेन ऑफ कर दो एंड एक्सपेक्ट सटल चेंजेस. अब हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही गोरे हो जाएं, तो उसके लिए फिर डोज बहुत हाई जाना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये भी नहीं पता कि होंगे या नहीं. जी। और तीसरी चीज, इट्स अ लिटिल अनसेफ. या। Your kidney has to excrete all that. There's a load. So I would say please practice caution and do it under supervision. अ, ये मुझे रिमाइंड कर रहा है हाल फिलहाल में जो केस हुआ है शेफाली जरीवाला के साथ. उन्होंने एम्प्टी स्टमक में आईवी ड्रिप ली थी when she was fasting. So do you think more research needs to be done on this? See, Chivika, we don't know what happened. Yeah. This is all that we are reading, we are seeing. Yeah. So I wouldn't want to comment on I don't know what really happened. Yeah. So, but yes, all I can say is when you're doing these drips, please be mindful of where you're doing them, the environment in which you're doing them, and please don't take them excessively lightly. Because nowadays it has become ki my friend's getting an IV drip, I also want to get a drip, as a post hangover drip, Yeah. refreshment drip, Post holiday at drip. home drip with a movie, all this. I mean, let's take a moment and pause and think what we are doing this for. Right. Right? I mean, you're functioning well, right? So Right. think about what you're doing. That's all I would say. ट्रू. मूविंग ऑन एक लाइटर सेगमेंट के लिए जिसमें हम जानना चाहेंगे आपके कुछ पर्सनल चॉइसेस एज अ डर्मैट जो आप करते हैं. आपके पर्सनल स्किन केयर के 3 स्टेप रूटीन आप क्या फॉलो करते हैं? आई नो आप कहेंगे कि इट्स अकॉर्डिंग टू आपके स्किन टाइप एंड बट यस अपने लिए अपने लिए आप क्या करते हैं? मैं सुबह एक क्लेंजर यूज करता हूँ जी. और उसके बाद सनस्क्रीन लगाता हूँ. कभी कभी जब याद रहता है तो एक सीरम भी लगा लेता हूँ, जी. पॉसिबली विटामिन सी सीरम और पेप्टाइड बेस्ड सीरम. रात को एक दिन रेटिनॉल लगाने की कोशिश रहती है, और एक दिन मे बी एन AHA BHA और अ पेप्टाइड, either way. So that's what I try and do. I can't say I'm very very regular, but I try and do it whenever I get the time. I mean, whenever I remember to, yes. But yeah, sunscreen is every day. Yeah. So AHA, BHA and peptide, are these the same? नहीं, AHA BHA is alpha hydroxy acid, BHA is beta hydroxy acid, और अब एक PHA भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड. ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन देती है. तो एक्सफोलिएशन से मतलब ऊपर की डेड सेल्स हट जाएंगी, तो जो लाइट आ रही है उसका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा पड़ेगा. सो यू विल अपीयर ब्राइटर, जी. राइट? एंड दे ऑल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूविंग सेल टर्नओवर. तो एक डेड सेल्स को शेड ऑफ कर देगी, राइट?
रेटिनॉल इज ऑफ कोर्स हैज एन एंटी एजिंग बेनिफिट। और आपने पूछा AHA, BHA और पेप्टाइड्स। पेप्टाइड। पेप्टाइड अलग चीज है। पेप्टाइड्स आर मॉलिक्यूल्स विच, हीरो का साइड किक होता है ना, अच्छा। साइड रोल, हाँ। वो है पेप्टाइड। तो ओके। एक हीरो हो गया जैसे रेटिनॉल, और उसका साइड रोल हो गया पेप्टाइड। पेप्टाइड उसकी मदद कर रहा है, उस जी। इट्स हेल्पिंग अस विद कोलेजन रिमॉडलिंग। सम पेप्टाइड्स हेल्प अस विद पिगमेंटेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट पेप्टाइड का बहुत मैजिक रोल नहीं है, बट अच्छा है क्योंकि वो आपको तंग नहीं करते, परेशान नहीं करेंगे। तो बहुत सारी आई क्रीम्स में भी आप देखोगे तो पेप्टाइड होता है, क्योंकि इट्स सेफ टू अप्लाई इट अराउंड द आई। सो या। ओके। सिंस आपने आई की बात कही, अंडर आई क्रीम्स, अंडर आई सीरम्स, क्या ये काम करता है? अंडर आई क्रीम, अंडर आई सीरम, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप 200-300 रुपए की ले लो या 30,000 की ले लो, काम वो कुछ कुछ करेंगी। बहुत अमेजिंग तो नहीं शायद। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रॉब्लम है। सी, इफ यू हैव अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अगर डिप्रेशन है, जी। बैग्स हैं, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्रीम से मेरी, आप मुझे बताओ, डिप्रेशन भरेगी क्रीम से? नहीं भरेगी। बैग अंदर जाएगा क्रीम से? अनलाइकली, राइट? इट्स अ या। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, इट्स अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। आपका फैट बल्ज हो रहा है अंदर से, तब आपको बैग है। आपको गड्ढा आ गया है क्योंकि द फैट पैड हैज डिसेंडेड मे बी, या में हो सकता है कि फमिलियल हो, फैमिली में और किसी को है, आपको भी है। तो अब इन चीज़ों में तो नहीं हेल्प कर सकती क्रीम्स और सीरम्स। बट यस, अगर माइल्ड पिगमेंटेशन है सिर्फ, तो कभी कभी दे डू हेल्प। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हेल्प करती, बट don't expect amazing things from them, but expect that at least I am preventing further damage, and it'll improve things. राइट। Yeah. एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो आप पर्सनली अवॉइड करते हैं? Hmm. I don't know. I'll have to think. not आई not गॉट यू much. देयर। ओके। सो आपका ये कहना है कि सारे जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कुछ यूज अच्छे हो ही हैं? जाते हैं, हाँ। मैं सबसे कम में भी शायद हाइलोरोनिक एसिड यूज करता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे वो अकेला बहुत काम का नहीं लगता। हाँ। क्योंकि यस, वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है, बट उसके लिए और भी बहुत चीज़ें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको अलोन नहीं यूज़ करता, हेलोरॉनिक एसिड को। एंड या अदर देन दैट, आई थिंक एवरी एक्टिव हैज़ इट्स ओन स्पेस। जी। तो कहीं ना कुछ यूज़ हो जाता है, बट डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। जी। जी। एक हैबिट जो आपको लगता है आपके लोगों को ड्रॉप कर देना चाहिए, जो बहुत एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं? यू मीन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और लाइफ स्टाइल हैबिट? इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। over using of actives and two things। एक, जब आप एक रेजीम शुरू कर रहे हो, उसको मौका तो दो। जी। एक एक्टिव को काम करने में, ये सब जो हम लगाते हैं ये कॉस्मेसूटिकल्स हैं, ड्रग्स जी। नहीं है। कॉस्मेसूटिकल्स मतलब दे हैवंट गॉन थ्रू ड्रग ट्रायल्स, राइट? तो आप जब ये लगा रहे हो, ये सारे स्टडीज कहते हैं कि इनको कम से कम 8 से 12 हफ्ते का मौका देना चाहिए। हम लोग बोर हो जाते हैं 2 हफ्ते में जी। कि डॉक्टर साहब ने दिया था, इसका तो कुछ इफेक्ट ही नहीं है, इसको आउट करो। नो, यू नीड टू गिव इट अ चांस। इफ अगर कुछ नहीं हो रहा स्किन को, इट्स अ गुड थिंग। मे बी गिव इट सम टाइम। अगर इरिटेशन है, रेडनेस है, कुछ सेंसिटिविटी है, देन यस, मे बी यू नीड टू चेंज, बट अदरवाइज गिव इट सम टाइम, नंबर वन। नंबर टू, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। 5 चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक सीरम, फिर एक मॉइस्चराइजर, फिर एक पिगमेंटेशन क्रीम। मतलब वी डोंट नीड दैट। कीप इट सिंपल, चूज द राइट एक्टिव्स एंड गिव देम सम टाइम टू एक्ट। एंड लास्टली, कंसिस्टेंसी इज द की। जब आपको वेट लूज करना होता है या मसल मास बढ़ाना होता है जिम में, जी। कितना टाइम लगता है उसको? और जब हाँ। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते में चेंज आ जाए, एकदम ऑसम। हाँ। वो नहीं होता ना कई बार। हाँ। ट्रू। उसमें टाइम लगता है थोड़ा। सो गिव इट टाइम एंड इट विल हैपन। रिसेंटली आई देयर वाज अ केस जो मैंने देखा। देयर वाज एन इन्फ्लुएंसर
उन्होंने वो काफ़ी अपसेट थे, उनका एक्ने फ्लेयर अप हो गया था एंड उनको ओरल सप्लीमेंट्स दिया गया था, प्रॉब्ली यू वुड नो बेटर, एंड शी हैड अ कंप्लेंट कि उनको नहीं बताया गया था कि एक्टिव्स को यूज़ कैसे करना है, हम्म। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका पीसीओडी भी फ्लेयर अप हो गया। सो डू यू थिंक कि ये सारे क्रीम्स और ये एक्टिव्स जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारा यू नो पीसीओडी भी फ्लेयर अप हो सकता है? बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई बिलीव इज 3 out of 5 women have PCOD almost these days. That's the data. No, I think applying a cream wrongly does not aggravate your PCOD. No. Surely not. I think before blaming a cream, I think we need to झांको inside and see कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, जी। हमारी स्लीप कैसी है, हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि पीसीओडी को वो चीज़ें ज़रूर अफेक्ट कर सकती हैं. स्ट्रेस कैन डेफिनेटली अफेक्ट पीसीओडी, but not application of a cream. I think what you're talking about is maybe isotretinoin, which was a drug involved. Yes. And isotretinoin can at times cause an initial flare, but it does the job. And for stubborn acne, acne related with PCOD, it's mentioned worldwide to advise the drug if the patient is not planning conception. जी। तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं है इसमें. यस, इनिशियल हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कहीं गैप था, बट otherwise I think it's perfectly fine. And as for your question about a cream aggravating PCOD, unlikely. ओके। रेटिनॉल इज समथिंग जो हम लगाते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, इज इट ट्रू? जो भी आप लगाते हो स्किन पे लगाते हो, हाँ। उसका कुछ अब्जॉर्प्शन तो हो सकता है, जी। बट वो बहुत नेग्लिजिबल होता है ज़्यादातर. तो ओके। उसकी हमें इतनी चिंता नहीं करनी. बट यस, अगर इफ माई पेशेंट इज प्रेग्नेंट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रेटिनॉल अवॉइड करूँगा उस जी। टाइम पे, क्योंकि वो बेबी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है फॉर जी। एग्जाम्पल. So in pregnancy and lactation, we stick to certain things which are completely safe for obvious reasons, राइट। and avoid certain things. Uh, just be overtly cautious. मतलब ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं. ओके। इज देयर अ प्रोडक्ट दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट? A product that I can't live without would maybe not be something related to skincare, but if I had to choose skincare, maybe a sunscreen is something I'd like to use, and maybe a cleanser. या। Maybe that even before a sunscreen, a ओके। cleanser. बोटॉक्स या फिलर, किसका ट्रेंड सबसे ज़्यादा है? Um, Botox or filler, I think over the last 10 to 12 years has seen more of two things: more controversies as well as more acceptance. जी। There is a large part of the population now who is accepting towards it कि yes, मुझे ज़रूरत है तो मैं करा रही हूँ या करा रहा हूँ. एंड कई लोग अभी भी पूरी तरह से समझते नहीं हैं शायद कि बोटॉक्स कहाँ यूज़ होना है, कहाँ फिलर यूज़ होना है. जी। बट बोथ हैव देयर ओन स्पेस. ये दो अलग चीज़ें हैं. बोटॉक्स हम मूविंग लाइंस के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि ये, जी। राइट. एंड जैसे कि ये इन जी। लाइंस के लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं. और अगर हमें फेस को थोड़ा स्लिम करना है उसके लिए बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं. माइंड यू, बोटॉक्स सबसे पहले आई डिजीजेस के लिए यूज़ हुआ था. बच्चों जिनको सेरिब्रल पैल्सी है उनके लिए यूज़ हुआ था. तो ये एस्थेटिक यूजेज जो रिंकल्स विंकल्स के हैं तो बाद में आए. जी। बट कई लोग सोचते हैं बोटॉक्स से तो दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये गड़बड़ करेगा. आप इंसुलिन लगाते हो जब डायबिटीज़ होता है, उसी तरह से आप बोटॉक्स लगा रहे हो एक मसल में टू रिलैक्स इट. जी। Basically, that's what Botox does. It's a very safe modality, honestly, अगर वो तरीके से करी जाए और right amounts में. जी। फिलर अलग चीज़ है. फिलर का नाम शायद गलत पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आदमी फिलर सुनता है तो सबसे पहला थॉट आता है कि मैं फिल हो जाऊंगा, भर हाँ। जाऊंगा, मैं चौड़ा लगूंगा, मेरा फेस चबी लगेगा, एंड दिस दैट द अदर. दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू. अब ये नाम तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बट हम फिलर लोगों को स्लिम करने के लिए भी देते हैं, जी। राइट. सो फिलर हम लिफ्टिंग, कॉन्टूरिंग, लिप एनहांसमेंट,
jawline enhancement, chin improvement, nose job, non-surgically, अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड डिप्रेशंस, इन चीज़ों के लिए फिलर यूज़ करते हैं। यहाँ हम बोटॉक्स नहीं यूज़ करते। तो कई पेशेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं लिप में बोटॉक्स डालते हैं, नहीं, लिप में बोटॉक्स यूजली नहीं किया जाता, वहाँ फिलर किया जाता है। आपके हिसाब से मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन क्या हमें दोनों फॉलो करना चाहिए या कोई एक करने से काफ़ी है? मॉर्निंग में एटलीस्ट आप सनस्क्रीन लगा लो और क्लेंजर कर लो अगर बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, और रात में अपना जब अगर टाइम अवेलेबल है तो उस टाइम अपना रेजीम कर लो। बट अगर मॉर्निंग में ही सब कुछ करना है, मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है बिकॉज यू गोना बी इन द सन जी, एंड देयर इज गोना बी लाइट एक्सपोजर। राइट। सो देयर आर वेरियस थिंग्स जो आप उस टाइम पे नहीं लगा सकते क्योंकि दे कैन बी अ लिटिल सेंसिटाइजिंग देन। डीआईवाई स्किन केयर रूटीन या क्लिनिकल प्रोसीजर्स? बोथ आई थिंक हैव देयर प्लेस। डीआईवाई में थोड़ा सा अपने स्किन को देख लो बिफोर। अब बिल्कुल ही ड्राई सेंसिटिव स्किन पे अगर नींबू लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, जी। तो फिर आ जाना डर्माटोलॉजिस्ट के पास। फेस रोलर्स या फिंगर्स? फिंगर्स फॉर मसाज यू मीन? Application rollers as in there are a lot of You jade mean like a rollers. gua sha and a Yes. jade roller? Again, I think, see, whether you use fingers or the rollers, they will enhance the circulation. So they will make your skin look a little more refreshed, maybe. बट येस, अब कई जगह देखेंगे कि रोल ये ग्वाशा एंड जेड रोलर से जॉ लाइन बेटर हो जाती है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। At least for me, जी। I don't think ऐसा होता है। But yes, it of course maybe refreshes your skin, improves the circulation in your skin. So sure, it helps in that respect, but I do not think it can define your jawline. Something like rice water is good for glass glow skin, So the Korean skin. Koreans use rice a lot per se. Yeah. So rice water is something like a toner. जी, So if it's suiting you, I don't have a problem if you're applying it, but you got to see what works for you, because in DIY it's very difficult for me to say. Someone might do well with curd, someone might do well with lemon, someone might do well with rice water. But if you have a little bit of sensitivity, redness, dryness, I would say that wait before you do the DIYs because they can cause more harm than good. तो थोड़ा सोच समझ के करना। so what हाँ, मतलब is आप अगर पिंपल्स बहुत सारे हैं उसके ऊपर हनी लगा लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, true? राइट? So pimple patches use करने चाहिए या नहीं? अगर बहुत प्रॉब्लम है, रात को या अगले दिन पार्टी है, तो पिंपल पैच यूज कर सकते Okay, हो, एटलीस्ट स्पेशली फॉर पस फिल्ड पिंपल्स बिकॉज दे डू द जॉब अ बिट फास्ट, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवर. right. It'll curb that pus filled pimple. So sure, if you have something important, it's fine. What about ice cubes? Do they really work? Because celebrities are just dunking their face in the ice water. So does it really work? There's no harm in ice, and I think it slightly constricts your vessels. So the early morning bloating or puffiness it will help with. उसको थोड़ा कम कर देगा, एंड ओपन पॉज को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देगा शायद, तो उस सेंस में इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू, बट मैजिकल बेनिफिट्स नहीं देगा शायद, बट उस टाइम पे कुछ शायद दे दे। One of the biggest myth जो आपने experience किया हो through your patients related to skincare. बहुत सारे हैं ऑनेस्टली। लेज़र कैंसर करता है, सनस्क्रीन से कैंसर हो जाएगा, पानी से बाल थिन हो जाते हैं, हेलमेट पहनने से बाल गिर रहे हैं मेरे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तेल लगाते रहोगे तो बाल बहुत अच्छे उग जाएंगे। ये सब बहुत कॉमन मिथ्स हैं आई थिंक, जो आई फील एवरी डे इन एंड डे आउट मिलते रहते हैं। So why do dermatologists don't suggest putting hair oil on the hair? ऐसा क्यों Because है? our hair gland, our hair follicle has an oil gland attached to it. God has given us that. अच्छा, That's why, how do you think our scalp becomes oily on some days? right. तो वो ऑयल तो वैसे ही प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऑयल लगाना है, ऑयल एक तरह का कंडीशनर है ऑनेस्टली, तो अगर ऑयल लगाना है यू कैन पुट इट वंस अ वीक ऑन अ संडे मॉर्निंग मे बी एंड वॉश इट ऑफ,
बट आई वुड से अगर किसी का बहुत ऑयली स्कैल्प है या एक्ने है या बम्प्स होते हैं स्कैल्प पे, जिसको हम हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन कहते हैं, उन लोगों के लिए तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए. इट इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम, स्पेशली ओवरनाइट. नो. एक और कॉमन चीज़ है कि डैंड्रफ मेरी ऑयल लगाने से बेटर हो जाती है. उस टाइम डैंड्रफ हट जाएगी, बट वो बार बार आती जाएगी, क्योंकि डैंड्रफ के साथ एक फंगस होता है जो इम्प्लिकेटेड है. वो डैंड्रफ करता है थोड़ा हेल्प जी। प्रोड्यूस करने में. उस फंगस को ऑयल बहुत पसंद है, तो हम ऑयल लगाएंगे तो वो तो परसिस्ट करता जाएगा. तो उस टाइम आपकी डैंड्रफ चली जाएगी, बट वो चलती जाएगी फिर. तो अगर लगाना ही है, अगेन पुट इट इन द मॉर्निंग फॉर अ while, लाइक अ कंडीशनिंग टू योर स्कैल्प और अ नरिशमेंट. The massage itself causes a little improved circulation, so that's good. But overnight application और everyday application oil की जरूरत नहीं है. हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके सवाल है कि मेन स्पेशली उनको बॉल्डिंग इश्यूज आ जाते हैं अर्ली ऑन देयर लाइफ, मे बी समटाइम्स आफ्टर इवन 25. सो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? Yes, I think balding पहले से बहुत ज़्यादा अर्ली अब प्रेजेंट करने लग गई है. पहले मे बी 40 years के बाद ज़्यादा दिखती थी. जी। अब हमारे पास एक एंटिटी है जिसको हम पीडियाट्रिक मेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं. मतलब as early as 10-11 you can see it. So yes, lots of factors. अब सारे factors तो किसी को नहीं पता, but I guess there are some environmental factors. Smoking, vaping, whey protein, these are factors which can aggravate this process. And of course genetic insult जिनको है उनको ज़्यादा predisposition है, वो मतलब ज़्यादा chance है होने का ये thinning of hair और balding की तरफ जाने का. जैसे कि आपने कहा कि 10-11 साल की उम्र से लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, वैसे ही आई कैन सी कि आज के टाइम पे जो जेन अल्फा है, आई थिंक टॉकिंग अबाउट 8-9 ईयर ओल्ड्स, वो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो रेटिनॉल लगा रहे हैं. तो उनके पेरेंट्स को उनको कहना चाहिए कि ऐसे मत करो अभी. रेटिनॉल तो बिल्कुल ही नहीं, because it's really, it'll just lead to sensitivity. It's too early. Their skin hasn't even reached a stage wherein it is producing its own oil. जी. तो अभी it's too early. उनको अगर कुछ लगाना है, एक फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर और एक क्लेंजर और सनस्क्रीन, ये बहुत है उनके लिए. They जी. don't need to be applying active so early in their life. राइट. आपको बस मिथ या फैक्ट कहना है. ऑलराइट. ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर से एक्ने होता है. Fact. नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सेफर. Myth. Big myth. ओके. टैनिंग के बाद एलोवेरा लगाना ज़रूरी है. Myth. ओके. हायर एसपीएफ का मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन. फैक्ट. अगर आप तरीके से लगा रहे हो तो यस. ओके. स्क्रबिंग से स्किन अच्छी रहती है. अगर ऑयली स्किन है तो दैट्स अ फैक्ट. स्क्रबिंग वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो. एंटी एजिंग से कैसे बचे? बिकॉज समवन लाइक 50, in fact 40 or plus, they want to have a good skin, and someone like our parents, they are confused कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं. So what is a good anti aging process जो आप suggest करेंगे? आई थिंक एंटी एजिंग involves a lot other than just applications. It involves everything. आजकल एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लमेजिंग. Okay. मतलब एजिंग के साथ इन्फ्लेमेशन. तो वो इन्फ्लेमेशन हमारी पूरी बॉडी में है, हमारे गट में है, लिवर में है, एवरीवेयर. तो दैट टेल्स अस कि लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट. Right. Need to live a good lifestyle, cut out the bad habits as much as possible. Right. Good nutrition, good sleep. Sleep is supposed to improve recovery manifold. मतलब बहुत better कर सकती है और स्किन को भी टाइम देती है रेस्ट करने का और रिस्टोर करने का. शुगर कट डाउन कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स एज फॉर एप्लीकेशंस, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कंसिस्टेंटली अगर रेजीम्स फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट देंगी.
फायदा होगा ओवर टाइम, and at least your skin will maintain its health. Right. Yeah, so I think an overall betterment in lifestyle and a consistent regimen for your face. So, would you suggest Botox for people who are above 25 or above 40? I think it's not so much the age as much as कि जब प्रॉब्लम दिख रही है, अब अगर किसी का फेस बहुत बल्की है और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है उससे, तो शायद मैं उसको 25 पे बोलूँगा कि ठीक है, आई विल डू द बोटॉक्स फॉर यू बिकॉज यू रिक्वायर इट। Right. शायद 25 से पहले भी बोल दूँ, बट एज अ ट्रीटमेंट, राइट, किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, जी। उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। हाँ, तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी डन। अब किसी को, मैंने ये कई बार होता है, किसी को क्लास 12 का एग्ज़ाम देना है, उसको इतनी स्वेटिंग है हैंड्स में कि उसका पेन स्लिप होता रहता है, तो मैं उसको बोटॉक्स दूंगा, उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी ना उससे। Right. So in these circumstances, sure, I would go ahead with it. And but for a purely beautification purpose, it depends on when the patient wants it and when the indication comes. अब आजकल एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रीजुविनेशन। जी। मतलब आप की मम्मी कुछ करा रही हैं, तो आप देख रहे हो कि मेरी भी लाइनें आना शुरू हो रही हैं, Right. मेरी उनकी तरह ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बोटॉक्स करा लेती हूँ। Right. तो ये एक आजकल है ट्रेंड, एंड थोड़ा सा कॉशियसली इसको करना चाहिए, आई गेस, बिकॉज minimal doses if at all, but one can start early in the right manner. टॉकिंग अबाउट, चलिए रिंकल का तो हमने आपने बताया, हम हाइपर पिगमेंटेशन को कैसे डील कर सकते हैं? डिपेंड करता है किस प्रकार की हाइपर पिगमेंटेशन है। कई इजली डेल्ट विद हो जाती हैं, कई बहुत परेशान करती हैं। जी। अब जिनको झाइयाँ हैं, मिलाज्मा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई लोगों के लिए। जी। किसी को लाइकन प्लानस एक कंडीशन होता है, उसकी परेशानी है, तो इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट अगर किसी को एक्ने हुआ, उसके बाद निशान रह गए हैं, वो निशान फिर भी चले जाते हैं विद टाइम। जी। तो डिपेंड करता है पिगमेंटेशन पे। इसके लिए ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट है, सबसे पहले सनस्क्रीन एंड अदर थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ कुछ प्रोसीजर्स भी हेल्प करते हैं इसमें। व्हाट काइंड ऑफ Well, प्रोसीजर्स? you can do something as simple as a chemical peel, or you can consult your doctor for a laser procedure, राइट। a microneedling procedure. All these can help you. सो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम बाद, आप जैसे आपने कहा कि कुछ टाइम देना चाहिए इन सारे प्रोसीजर्स को भी, सो इन हाउ मच टाइम कैन समवन सी एंड फील दैट कॉन्फिडेंस? I think again it depends on the problem, but I would say after 2 3 sessions of regular session, you start seeing some changes. Sure, या maybe in the first session, sometimes it can be slow for an individual. Some people love it even in the first, but yeah, it after 2 3 sessions, sure, you'll see some changes coming in. सो आर देयर इनफ रिसर्च जहाँ पे हमें पता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, इवन जी। जो आप एक कॉम्बीफ्लैम की गोली अगर लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है फॉर एग्जांपल, या कुछ खा पी रहे हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ओके। एंड इट्स लाइक अ हाउस होल्ड नेम, राइट, समथिंग लाइक अ कॉम्बीफ्लैम इज इन एवरी हाउस होल्ड। जी। But my point being that everything has its own issues, but that is why it's important that you find the right place and faith in your doctor to get it done. And as long as वो एक तरीके से किया जा रहा है, तो most of these procedures are rather safe and इनके कोई permanent side effects नहीं है। सबसे जी। बड़ी बात ये है, कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ हुई भी तो वो सेटल हो जाती है। ओके। Yeah. All right, Dr. Rajat, thank you so much. You're most welcome. My pleasure. Our viewers are going to get really good insight about skincare today. We have busted a lot of myths, and no one better than you to bust them all. Thank you, Shivika. Thanks. Thank you.